नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, शरद पवार ने विपक्षी एकता को दे दिया बड़ा झटका। अडानी मामले में जेपीसी की मांग का शरद पवार ने नहीं किया समर्थन। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच कराने की मांग का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी जांच हो रही है, ऐसे में ज्यादा उम्मीद है कि सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद जेपीसी जांच का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अडानी समूह के मामले को लेकर कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है, हमने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना, इनका बैकग्राउंड क्या है। जब हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पूरे देश में हंगामा मचाते हैं तो इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। शरद पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये शरद पवार के अपने विचार हो सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले में 19 विपक्षी दल एकजुट हैं, हम सभी इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हैं और हम इसकी जांच करवा कर रहेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा ऐलान। बोले, राहुल गांधी की यात्रा से बना जबरदस्त नैरेटिव, बीजेपी ध्यान भटकाने की कर रही कोशिश। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त नैरेटिव बना है जो वास्तव में परिवर्तनकारी है। कांग्रेस नेता ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से भाजपा हताश है और अब ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इसमें कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए महानुभाव भी शामिल हैं जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। जयराम रमेश के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और जेपीसी की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बात नहीं करते हैं, वो अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की विपक्ष की मांग से ध्यान भटकाने के लिए संसद में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष को एकजुट करने की शुरू कर दी तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन से की बात। ये आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हनुमान जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में हमें कोई नहीं हरा सकता। वहीं अब दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकजुटता के लिए कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने इसी के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं से फोन करके बात की। इससे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी कॉल किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीनों नेताओं को विपक्ष को एकजुट करने के लिए मीटिंग करने की बात कही है। हालांकि यह मीटिंग कब होगी और कहां पर होगी इसे लेकर अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले, 2024 के बाद देश में होगा सत्ता परिवर्तन, भाजपा के हिंदुत्व को बताया फर्जी। ये आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा के बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव देश का भाग्य तय करेंगे, जिससे सत्ता परिवर्तन होगा। चीन की घुसपैठ पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी संजय राउत ने हमला बोला। एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 के बाद देश में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी ताकत हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने और चुनावी लाभ के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बनाने में लगाई है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का हिंदूवाद और हिंदुत्व फर्जी और चोरी का है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के राज्य में मचा हंगामा, कुर्मी समुदायों के प्रदर्शन से भारी बवाल, 225 ट्रेनें की गई रद्द। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदायों के विरोध प्रदर्शन के बाद 225 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ममता बनर्जी के राज्य में बीते 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन की वजह से 225 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कुर्मी समुदायों के लोगों ने रेल नाकाबंदी कर दी, जिसके कारण ट्रेन से स्थानीय और लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस समुदाय के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुर्मी समुदायों के लोगों की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिले, सरना धर्म को मान्यता दी जाए और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के लिए राहुल गांधी ने भरी हुंकार। जहां मोदी सरनेम वाला भाषण दिया था वहीं से शुरू करेंगे प्रचार। ये आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला भाषण दिया था, जिसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई और राहुल गांधी को दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया। अब 2023 के कर्नाटक चुनावों का आगाज राहुल गांधी उसी जगह से 10 अप्रैल को करने वाले हैं। कोलार के सियासी करंट के शिकार राहुल गांधी ने जवाबी एक्शन के लिए 4 साल के बाद एक बार फिर कोलार को ही चुना है। कोलार की इस बड़ी रैली में राहुल गांधी के साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी तो रहेंगी ही, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। पार्टी ने उसके छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को भी रैली में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हैं, इसीलिए इस पर अंतिम फैसला बाकी है। कर्नाटक के कोलार में 10 अप्रैल को होने वाली रैली के प्रदेश इकाई की तरफ से पूरी तैयारी चल रही है और करीब 3 लाख लोगों के रैली में आने की उम्मीद है। इस मौके पर राहुल गांधी के मसले पर तो पार्टी हमलावर होगी ही, साथ ही अपनी 4 गारंटी के नाम पर कर्नाटक की जनता से वोट भी मांगेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के लिए अब राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। राहुल गांधी कोलार से 10 अप्रैल को गरजेंगे। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव से पहले सामने आए सर्वे में दिखाया गया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बना रही है। अब इस मामले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतने का अनुमान लगाया है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास में इस चुनाव में जीत हासिल करने का अच्छा मौका है। फिलहाल कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी बैठी है और वो इस बार भी जीत पक्की करने की फिराक में है। शरद पवार ने कहा कि राज्य में हो रहे इस चुनाव को अगले साल होने वाले आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। हालांकि बीजेपी अपने अभियानों में राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य के मुद्दों से जोड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चुनाव है और मेरा आकलन है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, हालांकि विधायक टूट गए और बाद में बीजेपी की सरकार बन गई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी सरकार में नहीं है। आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को मिलकर कुछ करना ही होगा, नहीं तो बीजेपी को हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम एक साथ मिलकर नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर छिड़ा महासंग्राम, बीजेपी के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने कर दिया चुनावी वादा। यह आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो वो मुस्लिमों का 4% कोटा खत्म करने के सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के फैसले को रद्द कर देगी। कर्नाटक सरकार ने मार्च में अल्पसंख्यकों के लिए 4% कोटा को खत्म करने और इसे राज्य के 2 प्रमुख समुदायों के मौजूदा कोटे में जोड़ने का फैसला किया था। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में डीके शिवकुमार ने कहा कि बिना किसी परेशानी के हमने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक कर्नाटक में अपनी एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी और भी सूचियां जल्द जारी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण के मुद्दे को रद्द कर देंगे और मुस्लिमों के हितों की रक्षा करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस को नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार, बीजेपी विधायकों को फोन कर रहे डीके शिवकुमार। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनावी लड़ाई शुरू हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य में कांग्रेस की हालत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से भी खराब रहेगा और करीब 60 सीटों पर उसके पास उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास न केवल उम्मीदवारों की कमी है बल्कि राज्य में उसके पास जनाधार भी नहीं है और उसकी नीतियां भी स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरी समझ के अनुसार करीब 60 सीटों पर कांग्रेस के पास में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए वे इधर उधर से लोगों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की दूसरी सूची तैयार करते समय डीके शिवकुमार ने हमारे लगभग सभी विधायकों से संपर्क किया और कहा कि यह सीट आपके लिए सुरक्षित है, क्या आप शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस और डीके शिवकुमार उत्साह के साथ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में और बुरे तरीके से हारेगी, क्योंकि उनके पास में ना तो उम्मीदवार हैं, ना ही जनाधार है और ना ही नीतियां स्पष्ट हैं।
अगली बड़ी खबर, भाजपा ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने 3 नाम 1 से 2 दिन में जारी होगी पहली सूची। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं। अब खबर आई है कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची अब जल्द ही जारी हो जाएगी। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा की राज्य चुनाव समिति ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 3 नामों को चुना है। पार्टी का संसदीय बोर्ड नई दिल्ली में आज बैठक करेगा और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देगा। बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दिल्ली के लिए निकल गए हैं। बोम्मई ने बताया कि हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक आज दिल्ली में होगी। चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नाम पर संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र और जिला स्तर से राय ली गई है, जिसके बाद राज्य चुनाव समिति ने प्रति निर्वाचन क्षेत्र 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। इस पर दिल्ली में संसदीय बोर्ड द्वारा चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करने के लिए भाजपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि उम्मीदवारों की सूची की घोषणा 1 से 2 दिन के भीतर कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को हराने के लिए पिच बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी दलितों को रिझाने के लिए एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद। ये आपको बता दें कि अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की विपक्षी समाजवादी पार्टी अभी से तैयारियों में जुटी है। इस बार सपा का दलित वोटरों पर खास फोकस है। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर एक साथ दिखाई देंगे। तीनों नेता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। ये आयोजन तीनों नेताओं के दलित आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है। ये तिकड़ी कुछ समय से दलित मतदाताओं से भाजपा की ओर झुकाव न करने का आग्रह कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल को तीनों नेता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सपा और रालोद दोनों ने उत्तर प्रदेश में अपनी जिला इकाइयों को पूरे राज्य में अंबेडकर जयंती मनाने का निर्देश दिया है। यह पहली बार होगा कि तीनों नेता दलितों को एकता का संदेश देने और भविष्य के चुनावों में उनका समर्थन हासिल करने के लिए एक साथ मंच साझा करेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। आज से शुरू होगा बड़ा अभियान। ये आपको बता दें कि आगामी नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाताओं के बीच में पैठ बढ़ाने के लिए और सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए पार्टी प्रभावी मतदाता सम्मेलन करने जा रही है। इन सम्मेलनों की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के तमाम मंत्री और वरिष्ठ नेता इन सम्मेलनों के जरिए जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा प्रभावी मतदाता सम्मेलनों के माध्यम से जन संवाद करेगी। नगर निगम क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सम्मेलनों के माध्यम से मोदी योगी सरकारों की योजनाओं तथा नगर निकायों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर भाजपा प्रभावी मतदाताओं के बीच में पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सहित पार्टी के तमाम नेता सुशासन से यूपी की बदली तस्वीर तथा डबल इंजन सरकार में अंत्योदय के संकल्प को लेकर जनता के दरबार में पहुंचेंगे। पार्टी 8 अप्रैल से प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में यह सम्मेलन आयोजित करेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने के बाद अनिल एंटनी पर फूटा भाई का गुस्सा, बोले कड़ी पत्ते की तरह निकालकर फेंक देगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से सभी नाते तोड़कर भाजपा में शामिल होने के अनिल एंटनी के फैसले पर पिता के बाद उनके भाई ने भी नाराजगी जाहिर की है। अनिल एंटनी के भगवा पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद ए.के. एंटनी के छोटे बेटे अजीत एंटनी ने शुक्रवार को कहा कि उनके भाई ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया है और भगवा पार्टी उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कड़ी पत्ते की तरह बाहर निकालकर फेंक देगी। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए अजीत एंटनी ने कहा कि अनिल ने अपने फैसले के बारे में परिवार को जरा भी संकेत नहीं दिया और गुरुवार को चैनलों पर यह घटनाक्रम को देखना उन सभी के लिए बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि उनके भाई के पास में भाजपा में शामिल होने के अपने कारण होंगे। अजीत ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अज्ञात कार्यकर्ताओं से कई अपमानजनक कॉलें आती थी जिससे उन्हें चोट लगती थी। अनिल के छोटे भाई ने कहा कि मैंने सोचा था कि वो कांग्रेस पार्टी से गुस्से में दूर रहेंगे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो भाजपा में चले जाएंगे। ये फैसला पूरे तरीके से अप्रत्याशित था। अनिल के भाजपा में शामिल होने के फैसले को बिना पूर्व विचार के लिया गया फैसला करार देते हुए अजीत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के बाद कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे।
अगली बड़ी खबर, जिस मुद्दे पर नहीं चलने दी संसद, अब उसी मुद्दे पर विपक्ष में पड़ गई फूट। शरद पवार के पावरफुल पंच से आ गया तूफान। ये आपको बता दें कि जिस अडानी मुद्दे पर संसद में लगातार गतिरोध बना रहा, अब उसी मुद्दे पर विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी से अलग सुर साधते हुए कहा कि इस मामले में जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने मामले में जेपीसी के बजाय सुप्रीम कोर्ट कमेटी से जांच के ज्यादा निष्पक्ष होने का भरोसा जताया है। शरद पवार का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अडानी मामले को लेकर संसद का पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। कांग्रेस अडानी मामले में लगातार जेपीसी की मांग कर रही है। एनसीपी मुखिया शरद पवार मजबूती के साथ में अडानी समूह के साथ खड़े हो गए हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के इर्द गिर्द कथा की भी आलोचना की है। शरद पवार ने एनडीटीवी से कहा कि इस तरीके के बयान पहले भी अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए थे। कुछ दिनों तक संसद में हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि एनसीपी मुखिया शरद पवार अब मजबूती से अडानी समूह के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। बोले लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि आपका परिवार खतरे में है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। संसद में हंगामे से लेकर राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर अमित शाह ने जमकर प्रहार किया और कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है बल्कि आपका परिवार खतरे में है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का बिना नाम लेते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि आपका परिवार खतरे में है। उन्होंने कहा कि आपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों में घेर कर रखा था। अमित शाह ने यह भी कहा कि कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा करे बिना संसद समाप्त हो गई हो। विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया, इस कारण कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया। राहुल गांधी इस सजा को चुनौती दें, आपने संसद के वक्त को बलि चढ़ा दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने कहा कि गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को यह सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, वो चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायकों और सांसदों की सदस्यता जा चुकी है, राहुल जी की भी गई है। अब इसे लेकर कांग्रेस वालों ने काले कपड़े पहनकर संसद बंद करवा दी। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि कानून का पालन करना हर एक नागरिक का धर्म होता है। अगली बड़ी खबर, रामनवमी पर हिंसा के बाद नीतीश कुमार ने रखी इफ्तार पार्टी। बीजेपी बोली बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। ये आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी। इस इफ्तार पार्टी में राज्यपाल समेत अन्य पार्टियों को भी बुलावा भेजा गया। बीजेपी नेताओं को भी मुख्यमंत्री की तरफ से न्योता भेजा गया, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस न्योते को ठुकरा दिया। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि सूबे में कानून एवं व्यवस्था खत्म हो चुकी है, बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी का कर रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चोर दरवाजे से नीतीश कुमार आरजेडी को सत्ता में ले आए, ऐसी किसी इफ्तार पार्टी में हम लोग शरीक नहीं होंगे। बिहार में रामनवमी पर्व को लेकर कई क्षेत्रों में हिंसा भड़की थी। इस बीच अब सियासी इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर बिहार में नई सियासत शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं, लेकिन हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जाने का समय नहीं। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के कुछ इलाकों में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। हैदराबाद में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं, लेकिन बिहार शरीफ जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। आपको बता दें कि बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी पर हिंसा भड़की थी और उसके बाद पैदा हुए हालात को लेकर ओवैसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। ओवैसी ने कहा कि नालंदा के जिलाधिकारी के कहने पर उन्हें दौरा नहीं करने दिया गया, जिसकी पहले इजाजत मिली थी, लेकिन फिर उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई हिंसा के कारण मुस्लिमों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, यह जांच का विषय है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोके जाने पर ओवैसी ने कहा कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि अगर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता आ रहे हैं तो मुझे इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। ओवैसी ने कहा कि वो हालात का जायजा लेने के लिए जा रहे थे, जिनके घर जले हैं उनके लिए क्या मुआवजा तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं, लेकिन उनके पास में बिहार शरीफ जाने के लिए समय नहीं है।
अगली बड़ी खबर, कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर बोला जोरदार हमला, बोले सारे चोर मिलकर कुर्ता फाड़ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा। उन्होंने पीएम मोदी को अनपढ़ करार दिया। इसके बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। ऐसे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने कहा कि 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही कल सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट ने कहा कि जैन ब्लैक मनी का धंधा चलाता था और अब ये सारे चोर मिलकर कुर्ता फाड़ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।